सब लोग यही सोचते थे कि वो बस एक गरीब गांव का लाचार लड़का है, लेकिन किसे पता था कि वही लड़का एक दिन इतिहास का सबसे महान राजा बनेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक शख्स था जिसका नाम था ग्रे, एक अनाथ बच्चा जिसने अपना बचपन दुखों में बिताया, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बना। कोई भी दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाता। जो भी उसके खिलाफ जाता वह उसे बिना किसी दया के इस धरती से मिटा देता। पर अजीब बात ये थी कि इतनी ताकत, इतना साम्राज्य, फिर भी उसकी जिंदगी में शांति नहीं थी, क्योंकि असली अकेलापन क्या होता है ये वही जानता था। न कोई दोस्त, न परिवार, सिर्फ ताज, ताकत और अकेलापन। और फिर एक दिन अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी गहरे समुद्र में डूब रहा हो। सब कुछ अंधेरा और तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजती है, अगली सुबह में रोशनी तलाशना। ग्रे समझ गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और अगले ही पल वो एक अजीब सी अंधेरी जगह में आंखें खोलता है और उसके सामने दो लोग नजर आते हैं। वो लोग उसे आर्थर कह के पुकारते हैं और आपस में कहते हैं, अरे देखो तो हमारा बेटा हम पर गया है। ग्रे, जिसे अब आर्थर कहा जा रहा था, वो कंफ्यूज हो जाता है। ये लोग कौन है, ये जगह कहाँ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई पुनर्जन्म है और उसकी पुरानी जिंदगी की सारी यादें, उसका सारा अनुभव उसके साथ था। पर अफसोस, शरीर अब एक छोटे से नन्हे बच्चे का है और अब वही महान राजा एक बेबस बच्चा बन चुका है। जब उसके माँ बाप उसका डायपर बदलते हैं तो अंदर ही अंदर श्रम से मर जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे इस नए जीवन की सच्चाई समझ में आने लगती है। और एक दिन वह देखता है कि उसके पिता जादू का इस्तेमाल करके अपने शरीर को मजबूत बना रहे थे ताकि खेतों में आसानी से काम कर सके। और उसकी माँ तो जब उसके डैड चोट खाते तो जादू से उसका इलाज भी करती थी। अब आर्थर दंग रह जाता है। ये दुनिया पृथ्वी नहीं है, ये तो जादू की दुनिया है। और उसे जल्द ही पता चल जाता है कि उसके पिता एक एडवेंचरर है जो दोस्तों के साथ मिलकर खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। इस बात से आर्थर को एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए वह ठान लेता है कि उसे ताकतवर बनना ही होगा, वरना इस दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल है। पर अभी तो वो बस एक नन्हा सा बच्चा है जो तब तक सो जाता है जब उसकी माँ लोरी गाती है। मगर इस बार उसे ये सुकून पसंद आने लगा। पिछली जिंदगी में तो चैन की नींद नसीब में नहीं थी, हर वक्त धोखा, जहर और दुश्मनी। अब इसके बाद कुछ महीने बीत गए। अब आर्थर घर में चलने लगता है, माँ के सोने का नाटक करता है ताकि वो उसे अकेला छोड़ दे, और फिर चुपके से लाइब्रेरी पहुँच जाता है और वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता है और इस पूरी दुनिया के बारे में जानता है। उसे पता चलता है कि जिस देश में वो रहता है उसके नॉर्थ में द्वापर्स रहते हैं और ईस्ट में एल्फ का इलाका है और इंसानों का अपना एक किंगडम है जहाँ राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है। यानी यहाँ गद्दी के लिए खून खराबा नहीं होता। लेकिन असली मजेदार चीज तो मैजिक थी। मैजिक के कारण ही ये दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थी। इस दुनिया के केवल 1% लोग ही जादू कर सकते थे। किसी की मैजिक कैपेसिटी उनके माँ बाप पर निर्भर करती थी। तभी हमें पता चलता है कि मैजिक यूजर्स दो तरह के होते हैं। आगमेंटर्स जो अपने शरीर को माना से मजबूत करते हैं, मतलब असली वॉरियर, और दूसरे थे कंज्यूमर्स जो माना को शरीर के बाहर प्रोजेक्ट कर मैजिक करते हैं। आर्थर समझ जाता है कि उसके पिता एक आगमेंटर है, पर माँ उसकी हीलिंग पावर तो कुछ अलग ही थी। फिर किताब में उसे मैजिक कोर के बारे में पता चलता है। जादू सीखने के लिए ये बहुत जरूरी था। ये कोर शरीर के अंदर तब बनता है जब माना को एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है, लेकिन इसे बनाने में सालों लग जाते हैं। पर आर्थर तो पहले से ही इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ था। पिछली जिंदगी में वो की का मास्टर था। अब वह अपनी माना को फोकस करने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे बेड पर वापस सुला देती है। दोस्तों, अब 2 साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। अब आर्थर चलना सीख गया होता है, पर एक दिन उसके डैड उसे एक छोटी सी लकड़ी की तलवार देते हैं और आर्थर तलवार से ऐसे खेल रहा होता है जैसे वो असली वॉरियर हो। तभी उसकी माँ बाहर आती है और डैड पर गुस्सा होने लगती है, तुमने इसे इतनी छोटी उम्र में तलवार थमा दी। तभी दोस्तों, आर्थर मन में हंसकर वो सोचता है, यार सच में इस घर की बॉस तो माँ ही है। उसकी माँ उसे अक्सर शहर में ले जाया करती थी। वहाँ आर्थर दुनिया को ध्यान से देखता था। हर चीज, हथियार, अजीब चीजें, दुकानें, सब कुछ उसके लिए नया था। पर असली खुशी थी जादू को करीब से देखना। इस सब के बीच भी आर्थर अपनी शांति, सुरक्षित जिंदगी का आनंद लेने लगा। माँ बाप का प्यार देख उसे अपने पुराने अनाथालय के दिन याद आने लगे
जहाँ वह हमेशा अपने परिवार की तलाश करता रहा। एक दिन उसके डैड फिर से मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। माना से पत्थर उठाने की कोशिश, पर सिर्फ छोटे छोटे पत्थर ही हिले। तभी आर्थर बोलता है, अरे इससे अच्छा तो आप हाथ से पत्थर उठा लेते। पर माँ उसे समझाती है कि डैड पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे। फिर डैड ने पूरी ध्यान लगाकर तगड़ा अटैक किया और इस बार तो जमीन भी कांप उठी और इससे आर्थर भी वाकई इम्प्रेस हो गया। इसके बाद आर्थर की माँ उससे कहती है, तुम भी बड़ा होकर महान वॉरियर बनोगे। अब आर्थर इसे तुरंत ट्राई करना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे गोद में उठाया और उसे सुलाने लग गई। तभी दोस्तों आर्थर को रास्ते में लाइब्रेरी दिखती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वहाँ पर किताबें पढ़ने दे। पहले तो उसकी माँ साफ मना कर देती है, लेकिन जब वो अपनी मासूम और भोली सी नजरों से उसे देखती है तो उनका दिल भी पिघल जाता है। आखिरकार वह मान जाती है और उसे अकेला छोड़कर बाहर अपने पति रेनॉल्ड के पास चली जाती है। अब आर्थर के फेस पर हल्की सी स्माइल होती है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो वो तुरंत ध्यान केंद्रित करता है और अब वो अपने शरीर में बहरी सारी माना को एक जगह इकट्ठा करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पिछले 2 सालों से कोशिश करता आ रहा था। और उसे लग रहा था कि वो उस पल के बेहद करीब है जब वो असली मैजिक यूज कर पाएगा। और तभी धड़ाम की आवाज आती है। अचानक उसकी बॉडी के भीतर एक धमाका होता है और पूरा घर जोर से हिल जाता है, जैसे कि कोई भूकंप आया हो। दीवारें दरकने लग जाती है, छत का एक हिस्सा गिर जाता है और आर्थर का नया बना मैजिक कोर पूरी पावर से एक्टिवेट हो जाता है और एक तेज सुनहरी चमकती रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। बाहर रेनॉल्ड और एलिस धमाके से हक्का बक्का रह जाते हैं। एलिस का चेहरा डर से सफेद हो जाता है और वो जल्दी से दौड़ती है। रेनॉल्ड भी उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जैसे वो अंदर पहुंचते हैं और जो नजारा उनके सामने होता है उस पर वो दोनों यकीन नहीं कर पाते। कमरे के बीचों बीच हवा में तैरता हुआ सुनहरी रोशनी से घिरा उनका छोटा बेटा आर्थर था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। वो अपनी हल्की सी स्माइल के साथ नीचे जमीन पे उतरता है और कहता है, माँ पापा अब मैं मैजिक कर सकता हूँ। पर तभी छत का बड़ा सा टुकड़ा अचानक आर्थर के ऊपर गिरने लगता है और आर्थर यहाँ पर सुन रह जाता है। शायद यह उसके नन्हे जीवन का आखिरी पल होगा, लेकिन तभी बिना एक पल गवाए उसके दोनों माँ बाप उसकी तरफ कूद पड़ते हैं और उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। वो उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन वो खुद घायल हो जाते हैं और आर्थर इस हाल में देखकर हैरान रह जाता है। उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहाँ तो कोई माँ बाप जैसी कोई चीज ही नहीं थी। या तो वो प्राउड फील करते थे या फिर सैड, लेकिन ये आंसू, ये डर, ये चिंता, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था और ये सब देखकर उसकी आंखें भी भर जाती है। और इसके बाद वो अपनी माँ से लिपट जाता है और उसकी आंचल में छुप जाता है। इसके बाद कुछ साल और बीत जाते हैं। अब आर्थर 4 साल का हो गया था, छोटा लेकिन स्मार्ट लड़का। आज वो अपने फादर रेनॉल्ड के साथ गार्डन में कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहा होता है और दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। रेनॉल्ड कहते हैं, आर्थर मैं तुम्हें ग्लिप्स देना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छी तरह सीखो। पर आर्थर उन्हें मना कर देता है, अरे नहीं पापा, मैं अभी ग्लिप्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद वो एक हल्की लकड़ी की तलवार उठाता है और उसके फादर भी वही करते हैं। अब आर्थर फुर्ती से उन पर 3 तेज हमला करता है, लेकिन हर बार रेनॉल्ड बड़ी आसानी से उसे रोक देता है। अब आर्थर समझ जाता है कि उसके पिता अपनी तलवार में मैजिक का ऑगमेंट कर रहे हैं और इसके बाद वो भी अपनी लकड़ी की तलवार में माना भरता है और एक जोरदार वार करता है। उसके वार से रेनॉल्ड की तलवार टूट जाती है। अब आर्थर मुस्कुराते हुए कहता है, देखा पापा, मेरी लकड़ी की तलवार आपकी लकड़ी से बेहतर है। तभी रेनॉल्ड हंसने लग जाते हैं, लेकिन बहाना बनाते हुए कहते हैं, अरे बेटा, ताकत मायने नहीं रखती, स्टेमिना असली चीज होता है। पर उनके मन में एक बात साफ हो जाती है कि आर्थर बहुत जीनियस है। अब रेनॉल्ड एक बड़ा फैसला लेते हैं, आर्थर को शहर के बाहर किसी अच्छे मास्टर के पास ट्रेनिंग के लिए भेजने का। पर उसकी माँ एलिस बिल्कुल राजी नहीं होती और वो कहती है, वो सिर्फ 4 साल का है, मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगी। अरे उसके अंदर असाधारण प्रतिभा है, उसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। पर तभी आर्थर बोलता है, इतनी बहस क्यों ना हम सब साथ चले। अब ये सुनते ही उसके माँ बाप मान जाते हैं और अगले ही दिन सफर की तैयारी शुरू हो जाती है। और इस शहर में एलिस और रेनॉल्ड के पुराने एडवेंचरर दोस्त भी आते हैं। एडम जो कि होता है ग्रुप लीडर और वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा आदमी होता है। एंजेला मैजिक यूजर कपल, हेलेन शानदार आर्चर और लास्ट में होती है जैस्मिन, तेज और शक्की लड़की जो आर्थर को घूरती रहती है। अब दोस्तों इसके बाद एडवेंचर शुरू होता है और आर्थर को हैरानी होती है कि इस दुनिया में सफर अभी भी घोड़ों और कार्ट से होता है, क्योंकि पिछली दुनिया में तो वो एयरशिप से उड़ता था।
अब थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल के पास कैंप लगाते हैं और वहाँ पर खाना पका रहे होते हैं। तभी अचानक झाड़ियों से मॉन्स्टर वुल्फ्स आ जाते हैं। पर तभी जैस्मीन बिना वक्त गवाए अपने 2 डैगर्स निकालती है और बिजली की स्पीड से हर भेड़ियों को काट गिराती है। रेनॉल्ड, एडम, हेलेन भी अपने अपने हथियार से बाकी भेड़ियों को खत्म करते हैं। एंजेला और डार्डन अपनी मैजिक से बचे खुचे भेड़ियों को खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो लोग रात में उन सभी मॉन्स्टर का मांस पकाते हैं। एलिस देखती है कि रेनॉल्ड का हाथ कट गया है और वो तुरंत अपने रेयर हीलिंग मैजिक से उसका इलाज करती है। और ये सब देखकर बाकी एडवेंचर्स घबरा जाते हैं और वो उसकी सुरक्षा घेरा बना लेते हैं, क्योंकि हीलिंग मैजिक बहुत रेयर होता है और अक्सर इस वजह से लोग ऐसे मैजिशियन पर हमला करते हैं। अगले दिन एडम कहता है, आर्थर चलो स्पारिंग करते हैं। अब आर्थर तुरंत मान जाता है। एडम अपने भाले की नोक पर कपड़ा लपेट लेता है ताकि चोट न लगे और जैसे ही फाइट शुरू होती है आर्थर बिजली जैसी स्पीड से एडम पर दौड़ता है और अचानक गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर उस पर हमला करता है। लेकिन किस्मत से उसका पैर फिसल जाता है और एडम इसका फायदा उठाता है और उस पर पलटवार करता है। पर तभी आर्थर हवा में उड़ता है, पर एंजेला अपनी विंड मैजिक से उसे बचा लेती है। तभी बाकी सब एडम को डांटते हैं, तुम बच्चे के साथ इतना सीरियस कैसे हो सकते हो। अब एडम अपनी सफाई देते हुए कहता है, ये बच्चा आम नहीं है। जैस्मीन आर्थर के पास आती है और वो उसकी स्पीड और स्किल देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और उससे सवाल पूछती है। अब अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और आर्थर हर रोज ट्रेनिंग करता है। एडम से लेंस टेक्निक और रेनॉल्ड से पुशअप्स, हेलेन से आर्चरी और जैस्मीन से रनिंग। जैस्मीन को आर्थर इतना पसंद आता है कि वो उसे छोटी तलवार और बेबी ऑयल देती है ताकि किटी पार्टी वाले स्टाइल में उसे ट्रेनिंग दे सके। पर एलिस ये देखकर घबरा जाती है और तुरंत आर्थर को बुला लेती है। और दोस्तों जल्द ही इसके बाद एडवेंचर शुरू हो जाता है। लेकिन तभी जंगल में हलचल होती है। तभी अचानक कई तीर उनकी तरफ उड़ती हैं और आर्थर तुरंत समझ जाता है कि उन पर लुटेरों ने हमला किया है। जैस्मीन और एडम तुरंत गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उसके बाद वो उन तीरों को उड़ा देते हैं। तभी आर्थर बाहर देखता है और वो देखता है कि उन्हें चारों तरफ से लुटेरों ने घेर रखा है। एक अजीब सा दिखने वाला लीडर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वो आर्थर और एलिस को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि उन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है, और बाकी सभी को खत्म करने का आदेश देता है और उसके सभी लोग उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी रेनॉल्ड और उसके पार्टी उन सभी लुटेरों पर हमला करने लग जाते हैं। आर्थर जानता है कि उनके पार्टी का हर एक मेंबर इंडिविजुअली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब लुटेरे बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। लगातार फाइट के कारण टीम के मेंबर थक जाते हैं। 1 वर्सेस 1 लड़ने के लिए जाता है और उसे जोर से गाड़ी की तरफ धक्का देता है जिसमें आर्थर बैठा हुआ था। इसके बाद एलिस रेनॉल्ड की तुरंत मदद करने के लिए जाती है, लेकिन रेनॉल्ड कहता है कि वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पर अभी ना करे, क्योंकि सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तभी रेनॉल्ड उठता है और आर्थर को कहता है कि वो अपनी माँ को कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाए। आर्थर कहता है कि वो इन गुंडों को बहुत ही आसानी से संभाल सकता है, पर रेनॉल्ड उसे समझाता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करे अपनी माँ को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी माँ के पेट में एक बच्चा है। अब रेनॉल्ड सोचता है, हे ये क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था भाई। अब आर्थर अपनी माँ को लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर तभी वो लीडर आर्थर के पीछे भागने लगता है, पर तभी रेनॉल्ड उस पर हमला करता है। आर्थर वहाँ से भागता है, पर तभी वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं। खुशकिस्मती से उसके पार्टी के मेंबर्स काफी ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ही पावरफुल होते हैं और उन लुटेरे को मार गिराते हैं। आर्थर उन्हें थैंक यू कहता है और फिर से वहाँ से भागने लगता है। तभी एक जादूगर उन पर हमला करता है। आर्थर डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को धक्का देकर उन्हें सुरक्षित जगह पर भेज दे और वह खुद उस हमले को सह लेता है। आर्थर उस अटैक से हवा में उछलकर एक खाई के पास चला जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अकेले नहीं मरेगा, इसलिए वो अपने चाकू को उस अटैकर पर फेंकता है और उसे भी पहाड़ से नीचे गिरा देता है। तभी डार्डन और एंजेला अपनी पावर का यूज करके आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी माँ रोते हुए उसका नाम पुकारती है। तभी हम आर्थर को बहुत ही शांत देखते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। आर्थर सोचता है कि क्या यही असली खुशी है, और तभी उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि वो अब बड़ा भाई बनने वाला
वाला था, पर अब उसे लग रहा था कि वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। पर जैसे ही आर्थर गिरने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो जिंदा है। तभी जमीन कांपने लग जाती है, जैसे कोई बड़ा सा मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा हो। अब आर्थर उठ के उसे देखने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो सामने देखता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डीमन खड़ा होता है और ये डीमन आर्थर का नाम लेकर उसे बुलाता है। पर आर्थर एक सिग्मा बॉय है जो बिना फाइट के किसी से हार नहीं मानता। इसके बाद वो डीमन पे अटैक करता है, पर डीमन बहुत ही आसानी से उसे दूर पटक देता है। अब जैसे ही आर्थर उठता है तो डीमन उससे कहता है कि उसे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, पर तभी वह डीमन उसे बताता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त है। अब आर्थर यहाँ समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी डीमन एक फल तोड़ के लाता है और उससे कहता है कि ये तुम्हें खाना होगा, वरना वो उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। अब दोस्तों आर्थर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो तेजी से फल खाने लग जाता है। इसके बाद आर्थर उस डीमन से पूछता है कि क्या उसके माँ बाप ठीक है। तभी डीमन उसे लड़ाई की एक झलक दिखाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर तरफ दुश्मनों के लाशें पड़े होते हैं। डीमन उसे बताता है कि जिसे भी वो चाहता है वो सभी जिंदा है और वो अपनी नए सफर पर निकल गए हैं। अब ये सुनकर आर्थर के आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और अब उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद वो उस डीमन से उसका नाम पूछता है ताकि वो उसका धन्यवाद कर सके। इसके बाद डीमन लॉर्ड उसे अपना नाम बताता है जो कि होता है सिल्विया। बहुत टाइम बीत जाते हैं पर आर्थर अभी भी उस डीमन के केव में होता है। वो जितना जल्दी हो सके वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है, लेकिन वो डीमन कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए उसे बहुत ही खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा। लेकिन सिल्विया के पास एक और रास्ता है जिससे वो आर्थर को उसके पेरेंट्स के साथ मिला सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेस टाइम फैब्रिक में एक सुराग बनाना होता है जो बहुत टाइम लेता है। अब आर्थर इस बात को समझ जाता है और जब तक सिल्विया सुराग बनाती है तब तक आर्थर अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। अब उसे ये समझ आ गया है कि सिल्विया भले ही बाहर से एक डीमन की तरह दिखती हो, पर अंदर से वो बहुत ही दयालु और केयरिंग इंसान है, खासकर आर्थर के लिए। एक दिन आर्थर जब अपने माना पे काम कर रहा होता है तो सिल्विया डिसाइड करती है कि उसे एक ऐसा ट्रिक सिखाया जाए जो इंसान नहीं जानते। वो अपने हाथ से एक माना इकट्ठा करते हैं और अपने हाथ में एक चमकदार बॉल बना लेती है। अब ये देखकर आर्थर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। अब सिल्विया उसे बताती है कि ज्यादातर इंसान या तो अपना माना यूज कर सकता है या फिर इसका इस्तेमाल, लेकिन नेचर में काफी जीव ऐसे होते हैं जो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। वो आर्थर को ये ट्रिक सिखाने का ऑफर करते हैं, लेकिन इससे पहले वो जानना चाहती है कि आर्थर इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्या करेगा। अब आर्थर बहुत देर सोचने के बाद उसे जवाब देता है कि जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो हर उस इंसान को मार डालेगा जो उसके परिवार को छीनने की कोशिश करेगा। लेकिन सिल्विया को ये जवाब पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे दूर पटक देती है। अब आर्थर इस बात से गुस्सा हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि उसके ये टेस्ट में वो फेल हो गया है क्योंकि वो ऐसे इंसान को कुछ भी नहीं सिखाएगी जिसमें ऐसे पागल और जानलेवा सोच हो। अब आर्थर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पिछले जिंदगी का बस एक ही लेसन था, तुम स्ट्रॉन्ग बनो ताकि अपने दुश्मनों को मार सको। लेकिन जब सिल्विया उससे पूछती है कि उसे हमेशा लोगों को मारने के बारे में सोचना अच्छा लगता है तो आर्थर चुप हो जाता है। फिर सिल्विया उसे कहती है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मारपीट के लिए नहीं होता और वे नहीं चाहते कि आर्थर अपनी जिंदगी गुस्से और वायलेंस में बर्बाद करे। अब उसकी बातें सीधा आर्थर के दिल को छू लेते हैं, जैसे कि सिल्विया उसकी पुरानी कोई दोस्त हो। वो फिर से उससे वही सवाल पूछती है कि जब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो क्या करेगा। इस बार वो जवाब देता है कि वो उन लोगों की रक्षा करेगा जिससे वो प्यार करता है। अब सिल्विया को ये जवाब पसंद आता है और वह उसे सिखाना शुरू करती है कि कैसे माना को सीधा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जमा करके उसे यूज किया जा सकता है। आर्थर इस टेक्निक को काफी जल्दी सीख जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड होकर सिल्विया को दिखाने के लिए दौड़ता है तभी सिल्विया उसे एक तरफ मार देती है और पत्थरों के बीच दबा देती है। अब आर्थर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, पर सिल्विया टेलीपैथी के जरिए उसे कहती है कि बिल्कुल आवाज भी मत करना। तभी थोड़ी देर बाद सिल्विया जैसा एक और डीमन वहाँ आता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ वापस चले। सिल्विया उसे मना कर देती है, पर तभी वो डीमन उस पर एनर्जी बॉल से अटैक करता है। पर दोस्तों आर्थर ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन सिल्विया उसे तसल्ली देती है कि वो ठीक है। पर तभी वो खड़ी होती है और अपनी पूरी पावर रिलीज करती है। तभी दोस्तों उसका डीमन
जैसा शरीर टूट जाता है और वो एक सफेद ड्रैगन में बदल जाती है। तभी वो उस डीमन पर एक हाइपर बीम छोड़ देती है जिसे वो बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। वो सिल्विया को चेतावनी देती है कि इतनी बड़ी पावर का यूज उसके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है, लेकिन सिल्विया कहती है कि उसे अपनी जिंदगी से कोई भी पछतावा नहीं है। पर तभी वो डीमन उसके अटैक को कैंसिल कर देता है और फिर उस पर डार्क एनर्जी बॉल की बारिश कर देता है और इससे कुछ केव भी डैमेज हो जाते हैं। पर तभी सिल्विया यहाँ पे थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो चेक करने लग जाती है कि आर्थर सेफ है या नहीं। पर तभी वो डीमन सिल्विया पे हमला करता है जिससे वो सिल्विया को होश में नहीं छोड़ता। सिल्विया तभी समझ जाती है कि अब आर्थर भी खतरे में आ सकता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ अपना दांव पे लगा देगी ताकि वो आर्थर को वहाँ से बाहर निकाल सके। तभी सिल्विया अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके टाइम को रोक देती है और फिर वह आर्थर को बाहर बुलाती है। वो उसे कहती है कि अब उसे घर जाना होगा। तभी वो स्पेस और टाइम में एक सुराग खोलती है। वो उससे कहती है कि ये पोर्टल उसे सीधा उसके परिवार के पास नहीं ले जाएगा, लेकिन अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो अकेला ही अब सरवाइव कर सकता है जब तक कि वो उन्हें ढूंढ ना ले। अब आर्थर यहाँ पे समझ जाता है कि सिल्विया उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर रही है और उसका दिल यहाँ पे टूट जाता है। लेकिन सिल्विया उससे वादा करवाती है कि वो अपनी पावर का यूज उन लोगों की रक्षा करने के लिए करेगा जिनसे वह प्यार करता है और फिर वो उसे अलविदा के रूप में कुछ गिफ्ट्स देती है जिसमें होता है एक क्रिस्टल अंडा और उससे कहती है कि उनका ध्यान अच्छी तरह से रखे। इसके बाद वो आर्थर को एक किस करती है और अचानक आर्थर के दोनों हाथों पर सुनहरे टैटूज आ जाते हैं। सिल्विया उसे कहती है कि उनका मतलब और मकसद उसे तब समझ आएगा जब सही टाइम आएगा। इसके बाद सिल्विया उसे बताती है कि उसे असल में इतना समय नहीं लगा पोर्टल बनाने में, उसने जानबूझकर देर करा ताकि वो आर्थर के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके। अब आर्थर यहाँ पर रो पड़ता है और सोचता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है कि सिल्विया को वो बचा सके, चाहे उसने वादा किया था कि वो अपने आप को हमेशा जरूर बचाएगा। सिल्विया उसे कहती है कि उसका ये वादा इस सिचुएशन में लागू नहीं होता और उसे जल्दी करने को कहती है। आर्थर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई ड्रैगन है या फिर कोई डीमन, क्योंकि वह उसके लिए एक परिवार जैसी है और परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाता। पर तभी सिल्विया हंसकर कहती है कि उसके पास ऑलरेडी एक माँ है। तो आर्थर यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो उसे ग्रैंडमा कहकर बुलाएगा। तभी ये सुनकर सिल्विया एकदम से रो पड़ती है। फिर वो आर्थर को धक्का देकर उस पोर्टल के अंदर भेज देती है। अब आर्थर जैसे ही अंडा और पंख लेकर अंदर पोर्टल के अंदर जाता है तो उसे ये फील होता है कि वो अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। अब जैसे ही आर्थर वहाँ से चला जाता है तभी सिल्विया अपनी पावर को रिलीज करती है और केव में समय को नॉर्मल कर देती है, जिससे डीमन का अटैक तुरंत उस पर लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जैसे ही वह डीमन अपने जीप पर गर्व करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है, सिल्विया अचानक उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करती है। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो अब भी टाइम ट्रेवल कर रहा होता है और उसे सिल्विया की आवाज अभी भी सुनाई दे रही होती है। वो कहती है कि दुखी महसूस करना ठीक है, लेकिन उसे मेहनत करके एक दिन खुशी में बदल देना चाहिए। आर्थर कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, लेकिन सिल्विया कहती है कि उसे पता है कि आर्थर यह कर सकता है क्योंकि वो इतिहास का सबसे ताकतवर राजा था। अब आर्थर यहाँ पर सुनकर हैरान हो जाता है कि सिल्विया उसके पिछले जिंदगी के बारे में जानती थी। वो उससे पूछना चाहता था कि क्या वो सिल्विया ही थी जिसने उसे इस दुनिया में भेजा था, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही वो पोर्टल से बाहर आ जाता है। अब आर्थर यहाँ पर रोने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है और वो उस अंडे को संभाल कर अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद वो अपने आसपास देखता है और ये समझ जाता है कि वो एक घने और बहुत ही खतरनाक जंगल में है। सो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कमेंट्स में मुझे ये बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। और हाँ दोस्तों यार, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।